हेलो एवरीवन। आज हम सुपर टेट के लिए बाल विकास में अध्याय 2 बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम देखते हैं। पहला कारक हमारा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने परिभाषा को परिभाषित किया है। पहला है वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रयोग करते समय जन्म के समय नहीं वरन जन्म से पहले 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित होती है। उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका था? वुडवर्थ का था। दूसरा कथन आ जाता है जेम्स टेवर का, माता पिता का शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। यह कथन जेम्स टेवर के महोदय का था। फिर आता है वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह बी.एन. झा के द्वारा दिया गया था। एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे डगलस महोदय। डगलस महोदय ने बताया, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दस्तावेजों को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास, परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। ये डगलस महोदय का कथन था। एक मनोवैज्ञानिक हमारे थे रूसो महोदय। रूसो ने बताया, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों में बांध दिया जाता है। तो यह कथन रूसो का था। ये हमारे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना विचार प्रकट किया है। अब हम देखते हैं वंशानुक्रम के नियम एवं महत्वपूर्ण तथ्य। तो वंशानुक्रम के नियम में हम देखते हैं कि वंशानुक्रम मुख्य से कौन कौन से नियम हैं। तो वंशानुक्रम के मुख्यतः 8 नियमों को बताया गया है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। चौथा हो जाएगा हमारा चयनित गुणों का नियम, मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, संयोग का नियम। सातवां हमारा हो जाएगा बीज कोष की निरंतरता का नियम। आठवां वाला हो जाएगा मेंडल का नियम। ये वंशानुक्रम के प्रमुख नियम बताए गए हैं। अब हम देखते हैं एक संतान में माता पिता से पूर्वजों के गुणों का योग किस किस अनुपात में होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो वंशानुक्रम का गुण है किन किन लोगों से कितना कितना होता है। तो माता पिता से 1/2 होता है, दादा दादी का 1/4 होता है, परदादा परदादी का 1/8 होता है। शेष और अन्य पूर्वजों से हमारे वंशानुक्रम आते हैं। अब देखते हैं हम वंशानुक्रम से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हमारा हो जाएगा वर्णांतता, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा होमोफीलिया। ये 2 रोग हमारे वंशानुक्रम से आते हैं। अब देखते हैं हम लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाने वाला रोग कहलाता है। तो कौन हो जाएगा हमारा? वर्णांतता हो जाएगा। यह किससे होता है? प्रोटीन दोष होता है। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होने का कारण किस बीमारी के लक्षण से होता है? तो वो हमारा हो जाएगा हीमोफीलिया हो जाएगा। वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? तो जीन होता है। विकासवाद का सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? तो लैमार्क महोदय थे, जिन्होंने विकासवाद सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। अब आता है वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन हैं। तो वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में प्रकाशित किया था। इन्होंने वंशानुक्रम पर खोज किया था, अपना सिद्धांत दिया था।
मेंडल के आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर किया गया था? तो जॉन मेंडल के आनुवांशिकी का सिद्धांत मटर पर किया गया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाकुयम। अब देखते हैं कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण कारक हमारे बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, संतान को माता से पिता से किस जीन प्राप्त होता है? कहने का तात्पर्य है जो संतान है उसे माता पिता से कितना प्रतिशत का जीन हमें प्राप्त होता है? तो पिता से 50% और माता से भी 50% ये जीन हमको प्राप्त होता है। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? जो भ्रूण होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 30 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नर और मादा का क्रोमोसोम कौन कौन से हैं? तो नर का क्रोमोसोम XY और मादा का क्रोमोसोम XX होता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित करता है तो नर का शुक्राणु द्वारा, Y गुणसूत्र के माध्यम से। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका ओंडम, ओयम मतलब अंडा, अंडा है। अब परीक्षा की दृष्टि से हम देख लें जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो सामान्य पुरुष के में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में XX गुणसूत्र होता है। जब पुरुष का X महिला के X से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब पुरुष के Y गुणसूत्र और महिला के X गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र होगा तब लड़की पैदा होगी, और पुरुष का Y गुणसूत्र महिला का X गुणसूत्र जब पैदा होगा तब लड़का पैदा होगा। प्रत्यागमन का नियम है, प्रभावशाली माता पिता की संतान कम प्रभावशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता का संतान उच्च प्रभावशाली होने की प्रवृत्ति का प्रत्यागमन कहलाती है। जब बच्चे माता पिता के विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो कौन सा सिद्धांत कहला रहा है? ये प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। अब देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं? पहला हमारा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन डीवी महोदय के द्वारा। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? तो एमिल पुस्तक में मिलते हैं। एडोलेसेंस किसकी रचना है? GS हॉल की है। मनोविज्ञानी का वास्तविक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञानी का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की क्या सहायता होती है? कौन सा कथन किसका द्वारा था? ये BF स्किनर महोदय का था। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। शिक्षा के मुख्यतः 3 ध्रुव होते हैं, वो कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम कौन सा है? पहला है आत्मा का त्याग, फिर मन का त्याग, फिर चेतना का त्याग, फिर व्यवहार की विधि को स्वीकार किया गया। अर्थात पहले इंसान आत्मा को अपनाया था, फिर उसका त्याग किया, तो फिर मन को अपनाया, मन का त्याग किया, फिर चेतना को अपनाया, फिर चेतना का त्याग करके व्यवहारवाद को अपनाया। यह कथन वुडवर्थ महोदय का था। अब हम देखते हैं बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको
4 अवस्थाएं इस तरह दिया गया है कि जो हम गर्भाधान अवस्था कहते हैं, 9 माह का जो होता है उसको भी ऐड कर लिया गया है। तो गर्भाधान अवस्था की बात करें हम तो 9 माह 10 दिन अर्थात हम 280 दिन कह सकते हैं। पहला अवस्था हमारा हो जाएगा शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 0 से 3 साल और 3 से 6 साल होता है। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 साल, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था होता है जो 6 से 9 साल का होता है, ये हमारा पूर्व बाल्यावस्था हो जाता है। किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब हम देखते हैं शैशवावस्था काल। शैशवावस्था हमारा शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। यह कथन किसका था? वैलेंटाइन महोदय का था। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में सबसे तेज होता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह कथन किसका है? तो एडलर महोदय का है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? सिगमुंड फ्रायड महोदय का है। शैशवावस्था के 4 मुख्य संवेग कौन कौन से हैं? तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये शैशवावस्था की 4 मुख्य संवेग हैं। अब हम देखते हैं फ्रायड के अनुसार लड़कियों व लड़कों में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। एक नवजात शिशु का भार तथा लंबाई कितना होता है? भार की बात करें तो 6 से लेकर 8 पाउंड, लंबाई की बात करें हम 51 सेंटीमीटर के आसपास, इंच में देखें तो 20 इंच के आसपास। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 270 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमारा टाइम पीरियड बताया गया है 6 से 12 साल तक। बाल्यावस्था को मिथ्या और परिपक्वता की काल कहा गया है। यह कथन किसका था? तो रास महोदय का था। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। ये कोल एंड ब्रूस महोदय का है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज या चुस्ती की आयु या गंदी आयु किसी ने कहा है? बाल्यावस्था को कहा गया है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। 6 से 9 वर्ष तथा 10 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? तो 6 से 9 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था, 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो वही मैं कह रहा था कि बाल्यावस्था को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया था। किशोरावस्था की बात कर लें हम तो 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफानों, संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो यह स्टेनले हॉल महोदय ने कहा था। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनको कथन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये किलपैट्रिक महोदय का है। देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास में स्थिरता का अभाव, समलैंगिक आकर्षण, दिवा स्वप्न को देखना, ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो किशोरावस्था में। हड्डियों का पूर्ण विकास किस आयु में होता है? 16 वर्ष तक हो जाता है। हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है। पहला हमारा था शैशवावस्था, 0 से 6 वर्ष तक था। बाल्यावस्था हमारा 6 से 12 वर्ष तक था। किशोरावस्था हम पढ़ रहे थे, वो हमारा 16 से लेकर 18 वर्ष तक था। अब हम देखते हैं शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं।
शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों में पहला विधि हमारा है किंडरगार्टन पद्धति। इसके प्रतिपादक हमारे थे फ्रोबेल महोदय। दूसरी विधि की बात करें हम तो डाल्टन विधि है या डाल्टन प्रणाली कहते हैं। इसके जन्मदाता हमारे मिस हेलन पार्क हांस महोदय थे। तीसरी विधि हमारी है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। यह मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा लाया गया था। चौथी विधि हमारी है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण में यह दो मनोवैज्ञानिक हमारे थे, क्लिपर्टिंग महोदय और जॉन डीवी महोदय। ऑप्शन में यदि क्वेश्चन ये आता है, दो में से एक ही ऑप्शन देगा। यदि उसको क्लिपर्टिंग महोदय को देना होगा तो जॉन डीवी को नहीं देगा, यदि जॉन डीवी को देना होगा तो क्लिपर्टिंग को नहीं देगा। यदि दोनों ऑप्शन दे दिया तो उसमें लिख कर आएगा उपरोक्त ए और बी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं, ये हो जाएगा। ऑप्शन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से दो या दो शिक्षक या दो कमरों का प्रावधान, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से लेकर। अब हम देखते हैं डायट का गठन किसके लिए किया जाता है। तो प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डायट का गठन किया जाता है। एक अच्छे मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? वैधता, व्यापकता और विश्वसनीयता। ये हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। सुपर टेट की जो वैकेंसी आने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये बाल विकास का अध्याय 2 था। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।